नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेकर। आज बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का तय हो गया और आज देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, मतलब तो सरकार बन गई। 15 दिन से इंतजार में थे, 10 12 13 दिन से कि भाई इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं बन रही है। ये एक चर्चा का विषय था, लेकिन अब सरकार बन गई है तो वो चर्चा खत्म हो गई। एक खबर ये है, दूसरी खबर ये है कि सीरिया में युद्ध बहुत भयंकर रूप से बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति मॉस्को चले गए हैं और जो विद्रोही गुट है उसने अल्लेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया है, तो उसकी भी बात करेंगे। बात शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को, मतलब महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं, वो भी देखें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अब मैं महाराष्ट्र की खबर पे आता हूँ। खबर ये है कि महाराष्ट्र में जो 8-10 दिन से सस्पेंस बना हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अपना महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और भारतीय जनता पार्टी इस पेच को सुलझा नहीं पा रही थी। जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे, निवर्तमान कहना चाहिए अब तो उनको, तो निवर्तमान मुख्यमंत्री जो थे एकनाथ शिंदे, वो खुद फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने ये मौका देने को तैयार नहीं था और वो भाजपा का ही कोई उम्मीदवार चाहते थे बनवाना कि कोई भाजपा का नेता जो है सीएम बने। इस पर एकनाथ शिंदे ने को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि गृह विभाग मेरे को दो। गृह विभाग पर फिर पेच फंसा रहा और अंततः वो अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आज कल, मतलब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई थी और आज दिन भर भी सस्पेंस चला कि देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, शिवसेना सरकार में शामिल होगी या नहीं होगी, ये एकनाथ शिंदे विपक्ष में तो नहीं बैठेंगे या बाहर से समर्थन तो नहीं करेंगे। इस तरह की कई अटकलें लग रही थी, लेकिन आज 5:30 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो ये सारी अटकलें समाप्त हो गई और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों ने मतलब शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ, राज्यपाल राधाकृष्णन ने उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और देवेंद्र और ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो ये अब ये देवेंद्र फडणवीस इस तरह से मंत्रिमंडल का हिस्सा तो बन गए, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है
कि इनको वो गृह मंत्रालय देंगे या नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो ये किस स्थिति में राजी होंगे, ये अभी भी फंसा हुआ मामला। खैर, ये मैं आपको ये बात बताना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो कोई वैधानिक पद नहीं है, वो सिर्फ एक सजावटी सेरेमोनियल पद है, उसके अलावा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुमार बिरला, पूंजीपति या उद्योगपति कुमार बिरला, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और सेलिब्रिटी शाहरुख खान और सलमान खान, इसके साथ ही बहुत ही चर्चित और विवादास्पद गौतम अडानी और रणवीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर, अमृता फडणवीस, नवनीत राणा, शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई दिग्गज हस्तियां जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थी। तो ये हुआ, लेकिन विरोधी गुट के मतलब या विपक्षी पार्टियों के नेता इसमें शामिल नहीं हुए। तो ये है मामला। इधर कांग्रेस के जो नेता हैं और वकील हैं सिंघवी, वो चुनाव आयोग से मिले और चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया, और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि इतने वोट कैसे बढ़ गए चुनाव के पहले, और मतलब चुनाव के समापन के बाद और रात में, और फिर रात के बाद ये वोटों की गिनती कैसे बढ़ गई, इसके ऊपर काफ़ी सवाल जवाब हुए। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है इस बार इस ईवीएम और चुनाव में जो धांधली हुई है या होने की आशंका है उसको छोड़ेगी नहीं, और पूरे उसका दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, ऐसा दिख रहा है। तो ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर जो है, सीरिया युद्ध में सीरिया के युद्ध में 5-6 दिन से लगातार युद्ध हो रहा है, और विद्रोहियों ने जो है अल्लप्पा शहर पर कब्जा कर लिया है, और हमा प्रांत पर कब्जे के लिए युद्ध चल रहा है। इस बीच रूस ने अपने हवाई जेट युद्धपोतों से हमले किए, जोरदार हमले किए, और लगभग पिछले 6-7 दिनों में 5-6 दिनों में 2000 सैनिक उनके मारे, मतलब विद्रोहियों के मारे गए लड़ाई। तो और बहुत सारा जो है उसके युद्ध सामग्री भी नष्ट हुई है, मतलब और इस तरह से मतलब जो है अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं उनकी मदद के लिए रूस गया है। इधर रूस और ईरान जो है और इराक, ये तो इनके साथ हैं राष्ट्रपति असद के, और उनके विरोध में जो विद्रोही लड़ रहे हैं उसमें अमेरिका, इजराइल और यूएई, सऊदी अरबिया और तुर्की,
ये सारे देश जो है उन लड़ाकों को मदद कर रहे हैं। और ये मदद अच्छा, ये इस समय बड़ा सवाल ये है कि इस समय ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, मतलब ये लड़ाकों ने ये हमला क्यों किया इस समय? क्योंकि एक तो इजराइल से लेबनान का जो है वो युद्ध विराम समझौता हो गया। और ये युद्ध विराम समझौता मतलब इसराइल को ने इसलिए किया कि वो थक गया था और उसके लगातार हार हो रही थी। वहाँ जो लेबनान में जो उनके लड़ाके घुसे थे सैनिक और टैंक, वो टैंक भी तबाह हो रहे थे और हिजबुल्ला जो है इन सैनिकों को भी मार रहा था, तो और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए जो है इन्होंने उस समय टाइम को किल करने के लिए एक बार समझौता कर लिया, लेकिन अभी भी समझौते का युद्ध विराम समझौते का जो है लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण था। दूसरा, ये अमेरिका को मतलब ये ईरान को और रूस में का सोचा कि भाई यूक्रेन के साथ अभी एंगेज है, तो हो सकता है वो ये सीरिया की मदद नहीं कर पाए, और इसलिए जो है वो भी इसलिए भी युद्ध शुरू किया। लेकिन इनके सारे कयास गलत निकले। इधर ईरान और ईरान, इराक और रूस तीनों ने सीरिया में जमकर उनकी मिलिट्री और जो भी युद्ध पोत वगैरह जो है जमकर काम में लिए और उनको विद्रोहियों को रोक दिया। इधर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात की। एर्दोगन से बात की और उनको कहा कि भाई अगर आपने विद्रोहियों का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा। और इससे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपना पाला बदल लिया और वो अब इनके साथ नहीं है। ये जो विद्रोही हैं, इसमें ये नया एक ग्रुप खड़ा हुआ है अभी 3-4 सालों में। पहले 2011 में भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस समय ये ISIS और अलकायदा और ये लोग उस समय वहाँ कब्जा करके बैठे हुए थे सीरिया में, और अभी भी 30% सीरिया पे इन्हीं लोगों का मतलब कब्जा है, विद्रोहियों का ही। तो इसमें ये हयात तहरीर अल शमा STC ये जो है एक ग्रुप बना है, वो अभी लड़ रहा है। और इस ग्रुप में भी अलकायदा और ISIS के लड़ाके ही हैं। 2011 में भी अमेरिका, UAE और तुर्की और इसराइल ने इसी तरह से उनको भड़काया, विद्रोहियों को, और युद्ध में झोंका। युद्ध हुआ, काफी भीषण युद्ध हुआ, और रूस ने सीरिया की मदद की, सीरिया के राष्ट्रपति की, और इन लोगों को 2016 में सबको यहाँ से खदेड़ दिया और अलेप्पो शहर और ये सब खाली करवा दिए थे उस समय। और ये सब, लेकिन अभी फिर से ये वहाँ मजबूत हुए हैं और अमेरिका ने इनको काफी सहयोग किया है। और अमेरिका का तो ये है ही है, एक युद्ध खत्म हुआ तो दूसरा शुरू होना चाहिए, नहीं तो उसकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। वो तो वार इकोनॉमी है उनकी, तो लड़ाई नहीं होगी तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए उनका तो ये जरूरी है। और इसराइल भी अभी मतलब मैंने जैसा बताया अभी कि भी वो हिजबुल्ला से लड़ रहे थे और हिजबुल्ला उनको मार रहा था,
और वहाँ से इनको भागना जरूरी था, इसलिए वो समझौता करके वहाँ से निकल लिए। और हमास में भी इन्होंने, हमास को भी ये हरा नहीं पाए, खत्म नहीं कर पाए अभी तक, और 14 महीने हो गए लगभग। लेकिन और तो हराना तो बहुत दूर की बात है, उनके जो 100 बंधक उन्होंने बनाए हुए थे उनको भी नहीं छुड़ा पाए हैं। तो ये इजराइल के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो इसलिए उधर युद्ध विराम करके चुप हो गए और इधर जो है इन लड़ाकों को आगे कर दिया। तो अब सीरिया में इस समय मतलब अमेरिका भी लड़ रहा है, यूएई भी है, इजराइल भी है, इराक के लड़ाके ईरान की तरफ से, ईरान और इराक और रशिया, और अब तुर्की भी सीरिया के सेना की तरफ से लड़ रहे हैं। वो सेना एक बार तो भाग गई थी वहां से, वो वापस आ गई है, खड़ी हो गई है वहां पर, और इन लड़ाकों को बुरी तरह से खदेड़ रही है। तो हो सकता है कि कुछ समय में ये अलेप्पो शहर वापस खाली करा लें। तो और ये जो कहा जा रहा था कि असद को जो है ये भगा देंगे वहां से और कब्जा कर लेंगे सीरिया की सरकार पर, वो अब मुश्किल लग रहा है, और असद जो है अपनी सरकार को बचा लेंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि तुर्की ने भी अपना रजब तैयब एर्दोगान ने पुतिन से बात करने के बाद उनके जो ख्याल थे वो बदल गए हैं, और उन्होंने इन विद्रोहियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उनकी लड़ाके जो है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे लग रहा है कि भाई असद अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उधर साउथ कोरिया में के राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग चलाने की बात चल रही है, और उन्होंने जो मार्शल लॉ लगा दिया था वो तो हटाना पड़ा जल्दी ही, और अब स्थिति वहाँ पे भी बहुत खराब हो गई है। तो ये सारी खबरें थी। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना न भूलें।